हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस थीम ऑफ नवंबर मंथली मैगजीन एनालिसिस ऑफ विजन आईएएस। फर्स्ट टॉपिक है राइजिंग ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क एंड इंडियाज अप्रोच टू डिसआर्मामेंट। न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग, a move that could weaken the non-proliferation and disarmament efforts built over decades. तो इससे हैम्पर होगा ग्लोबल ऑर्डर। सो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड राइजिंग न्यूक्लियर रिस्क? क्या क्या रीजंस की वजह से बढ़ सकता है? फर्स्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे तो दैट विल पुश द स्टेट्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियर सिक्योरिटाइजेशन एंड रेडीनेस। सिप्री ईयरबुक आई थी 2024 ने, जिसने ये बताया था कि दैट operational warheads have been increasing rapidly, increasing yearly. नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अलावा जो दूसरे रीजंस हैं, दैट वन ऑफ देम इज डॉक्ट्रिनल एम्बिग्विटी, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द न्यूक्लियर रिस्पॉन्स थ्रेशहोल्ड इंक्रीजेज द मिसकैलकुलेशन रिस्क, कि कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं है ऑन द न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से ये प्रॉननेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अनसर्टेनिटी ऑन द रिटेलिएशन टू साइबर अटैक ऑन न्यूक्लियर कमांड सिस्टम। Next is treaty breakdown. Collapse of arms cannot collapse of arm control agreements weakens the communication and arm limits, raising the escalation risk. कि अगर आर्म कंट्रोल कोलैप्स होंगे, उनसे रिलेटेड एग्रीमेंट्स कोलैप्स होंगे, जिससे कम्युनिकेशन कम होगा एंड दे विल बी नो फर्दर चांसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ disputes. Faster delivery system. New missile technology compresses the decision time and raises the misidentification dangers. For example, hypersonic missile reduce reaction time for states, increasing rapid escalation risk. अगर state of रेडीमेड या फिर प्रेजेंट स्टेट में भी, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी अगर स्टेट ऑफ द नेचर रिस्पॉन्सेस सिस्टम होंगे तो इट विल हैव मोर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इज false alarm risk. Early warning errors can trigger the accidental conflict unless it is checked by humans. So completely technology पर rely करना is also not a good option. Next is space militarization. Arms competition expanding to space. It is creating new strategic instability in the region. And the next is weaponization of AI. Increasing use of AI in military system can raise the nuclear escalation risk by speeding the decisions and increasing the chances of misinterpretation even outside the nuclear platforms. So these are the reasons which are the main factors behind जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिस्क इंक्रीज हो रहा है. अब देखें ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन ट्रीटीज और उससे रिलेटेड और ज़्यादा इनिशिएटिव्स क्या क्या है. फर्स्ट है एनपीटी, ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो आई थी 1970 में, जो प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन और डिसआर्मामेंट को प्रमोट करता है. नेक्स्ट है सीटीबीटी, 1996 में आई थी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट को, बट अवेट्स द रेटिफिकेशन बाय की कंट्रीज की, सबने रेटिफाई अभी तक नहीं किया है. नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW 2021 में आई थी, लीगली बाइंड करती है कंट्रीज को टू रिफ्रेन फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, 1978 में हुई थी. इट सर्व्स एज अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग द आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट. इसके अलावा जो इनिशिएटिव्स है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, जिसका ऑब्जेक्टिव्स फॉर द जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट ग्लोबली. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो इंश्योर करता है सेफ एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. एंड 2024 में आई थी पैक्ट फॉर फ्यूचर, जो रीअफर्म करता है गोल ऑफ टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. सो व्हाट इज डिसआर्मामेंट? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिड्यूस और एलिमिनेट द न्यूक्लियर वेपन, कम करना या उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना ग्लोबली थ्रू यूनिलेटरल डिसीजंस ऑन through unilateral decisions or international agreements with the goal of a nuclear free
वर्ल्ड, कि ऐसा वर्ल्ड एज कंट्रीज जिसमें किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। अब की इश्यूज क्या है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में? फर्स्ट है इनइफेक्टिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म, मल्टीलेटरल बॉडीज शो द मिनिमल प्रोग्रेस वीकनिंग द confidence. For example, Conference on Disarmament stagnation over decades reflects stalled diplomacy. Next is treaty loopholes. ये बहुत सारे क्लोजेस इसमें एम्बिगुअस हैं जो डिले कर देते हैं या फिर अवॉइड करते हैं कमिटमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लैक्स द स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर आर्सेनल रिडक्शन। एंड इसी में है एग्जिट फ्रॉम एग्रीमेंट्स, विड्रॉल सेट प्रेसिडेंट्स फॉर नॉन कंप्लायंस एंड इरोड्स द नॉर्म। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी से एग्जिट कर लिया था जैसे। देन नेक्स्ट इज स्टेट्स which are outside the framework, outside of this framework, they are not bound by the core treaty challenges universally. For example, जैसे इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान, ये सारे एनपीटी की इन सब ने एनपीटी को रेटिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट इज कमिटमेंट इम्प्लीमेंटेशन गैप, स्टेट्स इंडोर्स द डिसआर्मामेंट इन फोरम्स बट अपग्रेड द वेपन्स साइमल्टेनियसली, कि एक तरफ तो फोरम्स में बात होती है उनको एलिमिनेट करने की, दूसरी तरफ उन्हीं वेपन्स को अपग्रेड करते हैं स्टेट्स। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन न्यूक्लियर डेटरेंस, मिलिट्री स्पेंडिंग गैप्स push reliance on the nuclear deterrence for strategic parity. For example, Russia sustains nuclear deterrence against the NATO's stronger conventional forces. नेक्स्ट इज लैक ऑफ बाइंडिंग रूल्स ऑन डिलीवरी सिस्टम, तो जैसे अनरेगुलेटेड मिसाइल कंपटीशन या सो रूल्स आर नॉट बाइंडिंग फॉर द कंट्रीज। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखें तो इट इज क्रेडिबल minimum deterrence, it maintain the minimum nuclear capability for effective deterrence, कि हम उसको एज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है इंडिया, कि हम कोई भी न्यूक्लियर अटैक इनिशिएट नहीं करेंगे कभी भी। नेक्स्ट इज मैसिव रिटेलिएशन, रिस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियर अटैक्स विद ओवरवेलमिंग फोर्स। सिविलियन कंट्रोल, ये इंश्योर करता है न्यूक्लियर वेपन use is authorized by the civilian leadership. Protection of non-nuclear states, its commitment to not using the nuclear weapon against the non-nuclear state, कि उन states के पास, उन countries के पास जिनके पास nuclear weapons नहीं है, India will not use its nuclear weapons against those states. Next is response to non-nuclear WMDs, so reserving the option to use the nuclear weapons in response to biological or chemical attacks. Next is non-proliferation commitment, enforcing the strict control on nuclear material and supporting the disarmament efforts. Support will be provided from India's side. Next is vision for nuclear free world, जो इंडिया सपोर्ट करता है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को टू अचीव अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन। सो दिस इज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अगला देखते हैं इंडिया स्टैंड ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। कोर प्रिंसिपल क्या है? इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफाइबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो इक्वली अप्लाई हो टू ऑल दी स्टेट्स। फर्स्ट टू कॉल फॉर टेस्ट बैन, फर्स्ट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु कॉल्ड फॉर द टेस्ट बैन। 1954 में वर्ल्ड वाइड बैन की बात की थी न्यूक्लियर टेस्टिंग पे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर बैन कन्वेंशन, इंडिया ने प्रपोज की थी एक ग्लोबल कन्वेंशन इन 1978 जो प्रोहिबिट करता है यूज और थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। फेज्ड डिसआर्मामेंट प्लान इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक्शन प्लान 1988 में, जो बात करता था एलिमिनेटिंग द न्यूक्लियर वेपन इन 3 फेजेस, अलग अलग फेजेस में बोला था। नेक्स्ट इज स्टैंड ऑन ग्लोबल ट्रीटीज, फर्स्ट है नॉन प्रोलिफरेशन, CTBT and TPNW. Non-proliferation treaty opposes because it recognizes the nuclear weapon for only 5 countries, कि जो 5 मेंबर्स हैं उनके अलावा कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, इस वजह से इंडिया अपोज करता है NPT को। Comprehensive test ban treaty, test ban treaty India has not signed due to lack of focus on nuclear disarmament and because of security concerns of India. And TPNW, it is not supported by India because it lacks the new legal standard for disarmament. So, other than this multilateral approach, India advocates करता है negotiation and universal agreements
और सपोर्ट करता है न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन को विद इन द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट विच कंसीडर्स द मेन प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर बैन ट्रीटी. So to conclude, so eliminating the nuclear risk, it will require rebuilding the trust through renewed arms control, transparent doctrines, and inclusive multilateralism that can keep the pace with emerging technologies. India ki consistent advocacy is looking for universal and non-discriminatory and verifiable disarmament combined with the restraint, risk reduction measure and civilian oversight. ये एक बहुत ही pragmatic pathway है and India is contributing towards the shared objective of nuclear weapon free world. So this is it. Next topic is G2. न्यूज़ में क्यों था? At the recent APEC summit in Busan in South Korea, US के प्रेसिडेंट ने डिस्क्राइब की his meeting with the Chinese president as G2 engagement, implying a US-China duopoly in global affair. अब बैकग्राउंड क्या था इस मीटिंग का? took place in the backdrop of an escalating trade war between US and China. एक तरफ ट्रेड वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ इसी ट्रेड वॉर को एक्सेलेट करने के लिए मीटिंग प्रपोज हुई थी. इट रिजल्टेड इन टेम्परेरी ट्रेड ट्रूस इंक्लूडिंग जिसने इंक्लूड किया है यूएस टेरिफ ऑन चाइना रिड्यूस कर दिए गए हैं, रिलैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ फ्रॉम चाइना टू यूएस. सो G2 क्या है? ग्रुप ऑफ टू क्या है? इट इज़ अ कंसेप्ट फर्स्ट प्रपोज्ड इन 2005 बाय इकोनॉमिस्ट सी फ्रेड बर्स्टेन. ये टर्मिनोलॉजी बताती है देयर इज़ अ फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ चाइनाज ग्रेट पावर स्टेटस एंड ये प्रमोट करती है द आइडिया दैट यूएस एंड चाइना जॉइंटली शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेजर ग्लोबल issues like macroeconomic stability, global warming, etc. and effectively dividing the world into two spheres of influence, जिसमें से एक है यूएस और दूसरा होगा चाइना. इम्प्लीकेशन क्या है G2 डुओपोली के? ग्लोबल डुओपोली एंड स्ट्रैटेजिक रिलायमेंट. डुओपोली मतलब जनरली हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर में या टाइप्स ऑफ मार्केट में पढ़ते हैं वेयर देयर आर टू प्रोमिनेंट प्लेयर्स और everything is decided by these two players only. So implications, the G2 framing signals a shift in the world order by acknowledging the China as a near equal to US, prioritizing US China cooperation while sidelining the other powers. जिसमें इन दो powers के when these two will comes into play, ये बाकी सारे जो पावर के सेंटर्स हैं लाइक यूरोपियन यूनियन, रशिया, इंडिया एंड जापान, उन सबको साइडलाइन कर देगा. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लेवरेज टू चाइना. जैसे कि चाइनाज वेपनाइजेशन ऑफ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स reinforces its confidence in holding the future bargaining advantages. Next is eroding security guarantees. US allies fear that G2 setup could reduce the US military presence in East Asia and it will also weaken the security commitments, for example, in Taiwan. Next is strained India-US relationship. The shift comes बिटवीन ऑलरेडी टेंस टाइज इंक्लूडिंग इन्हेंस्ड. जब एक तरफ इंडिया और यूएस के बीच में ऑलरेडी टेंशन चल रही है इन विद रिस्पेक्ट टू इन्हेंस्ड इंक्रीज्ड टेरिफ्स, फर्दर G2 कंसेप्ट फ्यूल द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ. तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे भी इन विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर चाइनाज राइज. जनरली इंडिया का ऑब्जेक्टिव जो एक है यूएस पार्टनरशिप के लिए दैट इज काउंटरिंग द राइज ऑफ चाइना. तो ये उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है. सो व्हाट आर द की डिटर्मिनेंट्स लिमिटिंग द G2 फॉर्मेशन? फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. दोनों कंट्रीज में वास्ट डिफरेंस है इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड देयर व्यूज अबाउट द वर्ल्ड. तो चाइना की पॉलिसीज अलग है, यूएस की पॉलिसी कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट करती है विद चाइना. द यूएस चैंपियंस अ रूल्स बेस्ड लिबरल ऑर्डर बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, जहाँ वहीं पे दूसरी तरफ चाइना हमेशा प्रायोरिटाइज करता है सोवरेनिटी एंड स्टेट लेड डेवलपमेंट को. नेक्स्ट है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड राइवलरी. ये रिलेशनशिप को और ज़्यादा डिफाइन किया जा सकता है बाय स्ट्रैटेजिक कंपटीशन एंड राइवलरी, नॉट दी
cooperation like the structural issues such as the status of Taiwan, territorial dispute in South China Sea, trade wars, and technological restriction. It can also deep the suspicion and make a genuine लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रियली इम्पॉसिबल. इतने सारे इश्यूज के बाद भी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है फॉर ईदर ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट इज चाइनाज रिजेक्शन ऑफ द कंसेप्ट. China has historically resisted formal G2 framing, preferring the multilateralism via the United Nations or BRICS, mainly to avoid being seen as a junior partner of US, क्योंकि दोनों ही specifically China is more concentrated on power. Next, looking forward, so what can be the way forward? First is preserving the strategic autonomy by avoiding the dependence or subordinate alignment with any single power, like there should be participation in the multilateral bodies like BRICS, Quad, etc. Next is diversifying the economic and security partnership with the objective to minimize the vulnerabilities and broaden the strategic options by finalizing more free trade agreements जैसे कि EU के साथ है. Next is deepening the collaboration with like-minded regional and global partnership with a focus on advanced national interest. So now to conclude, while talk of G2 signals the enduring weight of US-China relation, deep mistrust and ideological differences, they make it true duopoly unlikely. Possible नहीं लगती for India. Priority is to uphold the strategic autonomy, expand the diverse partnership, and work with like-minded countries to strengthen a multipolar global order जहाँ पे there will be number of parties, number of institution and organization. तो इंडिया को फोकस करना चाहिए उनके साथ पार्टनरशिप में. So that was all about group of two. Next topic is G20 Summit 2025. कहाँ हुई है? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, अंडर द थीम क्या थी इस बार की? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. अब न्यूज़ में क्यों था? फर्स्ट एवर G20 समिट हेल्ड इन अफ्रीकन सोइल. पहली बार अफ्रीकन सोइल में हुई है ऐसी समिट. G20 presidency, South Africa's presidency was guided by African philosophy of Ubuntu, which means I am because we are. So key takeaways क्या है? अगर हम members देख ले पहले तो these are the members. G20 इन्हीं में से ये हैं G8 members और ये हैं G7. G7 में सबसे पहले आ रहे हैं US, UK, जर्मनी, उसी के साथ में फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, ये हैं G7. अगर इसमें रशिया ऐड हो जाए तो ये हैं G8. और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया एंड साउथ कोरिया. दीज आर दी मेंबर्स ऑफ G20. एक बार मैप पे इन सबकी लोकेशन देख लेना कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ पोजीशनड है और किसकी बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है. अगर कोई प्रोमिनेंट वाटर बॉडी या सी या लेक कोई आ रही है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. अब इस G20 समिट के मेन की टेक अवेज क्या है? फर्स्ट है डेट सस्टेनेबिलिटी. इसने प्रपोज किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन, जो एग्जामिन करेगा स्ट्रक्चरल इशू दैट ड्राइव अप द बोरोइंग कॉस्ट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन. Next is global resilience and development. They have pledged universal coverage of early warning system by implementing the UN early warning for all initiatives by 2027. जो बात किसके लिए? फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. इसके साथ साथ लॉन्च किया है AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव, जो एक्सपैंड करेगा कंप्यूटिंग पावर और टैलेंट अक्रॉस द अफ्रीकन कंट्रीज. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट की टेक अवे था वो था एनर्जी एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन. मिशन 300 जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का ADB का, जो एम करता है टू कनेक्ट 300 मिलियन पीपल टू इलेक्ट्रिसिटी इन अफ्रीका बाय 2030. reaffirmed the commitment to triple global renewable energy capacity and double the global average annual rate of energy efficiency improvement by 2030. So this was about the energy and climate transition.
नेक्स्ट इज G20 क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? ये एक वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट है जो फोकस करता है ऑन सस्टेनेबल वैल्यू चेन्स एंड इन्वेस्टमेंट इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, जिससे स्ट्रेंथन होगी गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। It fully preserves the sovereign right of mineral endowment countries to harness their endowments for inclusive economic growth। की राइट्स किसके पास रहेंगे? हार्नेसिंग कंट्री के पास रहेंगे। इसके अलावा यूथ एंड जेंडर टारगेट अडॉप्टेड द नेल्सन मंडेला बे टारगेट, जो फोकस करता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की बात करता है, एजुकेशन इंक्रीज करने की एंड ट्रेनिंग को इंक्रीज करने की बाय 5% बाय 2030। Rather than this, they have adopted the revised Brisbane E-Tequini goal, जो फोकस करता है टू रिड्यूस द जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन by 25% by 2030 as compared to 2012 levels। G20 का देख लेते हैं बेसिक्स। 1999 में बना था आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपोजिशन क्या है? 90 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्लोब की 80% ऑफ GDP, 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड 60% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल पॉपुलेशन सॉरी। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, दे ऑपरेट विदाउट, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। द वर्क इज कंडक्टेड थ्रू 2 पैरेलल स्ट्रीम। एक है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और शेरपा ट्रैक इज हेडेड बाय शेरपा हु इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर। तो इन 2 ट्रैक्स में 2 पैरेलल स्ट्रीम में फंक्शनिंग होती है। इंडियाज प्रपोजल एट G20 समिट इंक्लूडेड क्या क्या? फर्स्ट, G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। इसके अलावा G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर, हेल्थ रिस्पॉन्स सिस्टम, एन ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल सर्कुलरिटी इनिशिएटिव एंड इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। सिग्निफिकेंस क्या है G20 का? लेजिटिमेसी एंड इंक्लूसिविटी। G20 brings together advanced economies, G7 के सारे members and the emerging market economics जो है ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, giving its decision greater global legitimacy than any smaller grouping. The inclusion of AU further solidified its representative stature. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखें जो है जिस होते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस मैनेज। ये एक प्राइमरी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है for global economic policy, having demonstrated its efficacy in preventing the 2008 financial crisis by escalating into a global डिप्रेशन, वो इसी की वजह से बच पाया था। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल रिफॉर्म ड्राइवर, एक पावरफुल कलेक्टिव वॉइस है जो फोकस करता है ऑन रिफॉर्म एजेंडा ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। नेक्स्ट इज ग्लोबल एजेंडा सेटअप। G20 effectively establishes and mainstream the key global norms and policies from international taxation जैसे BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए यूज होता है, टू द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल एंड द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स। Next is effectiveness related to Global South in G20 Summit 2025. It is shifting the power dynamics. जैसे 4-year continuum of Global South प्रेसिडेंट, जिससे पहले इंडोनेशिया, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील और फिर साउथ अफ्रीका। तो कंटिन्यूसली किसके पास आ रही है प्रेसिडेंसीज? द ग्लोबल साउथ कंट्रीज relying in global south. The platform has been used to articulate the development priorities like debt sustainability, एक international order establish करना at the global stage, Africa at center, G20's ability to achieve a consensus declaration despite major geographical rifts, ये represent करता है that operational resilience and growing influence of global south. So what are the challenges that are faced by the G20 grouping in contemporary world order? First is consensus fatigue. कैसे?
rising tensions and diverging interest among the major powers like US China rivalry एक तरफ है, US Russia issue एक तरफ है, तो it is creating the consensus fatigue. Next is undermined legitimacy. The absence of key world leader USA जो इसमें नहीं है from 2025 summit due to political disagreements undermines the G20 legitimacy as premier global steering committee. Next है नॉन बाइंडिंग प्लेजेस. जो भी G20 की कमिटमेंट्स हैं दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. नेक्स्ट है इनइफेक्टिव कॉमन फ्रेमवर्क फॉर अनकॉमन चैलेंजेस लाइक G20 कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट. इसको क्रिटिसाइज किया गया फॉर बीइंग टू स्लो एंड टू कॉम्प्लेक्स. There are other challenges also like protectionism and trade. Despite having the commitments to free trade, a resurgence of nationalistic industrial policies and subsidies among the major members जो threaten करता है to create a geo-economic fragmentation and global trading system. नेक्स्ट इज एजेंडा ओवरलोड. G20 ने अपना बेस एक्सपैंड किया है जिसमें बहुत सारे इश्यूज या वेराइटी ऑफ इश्यूज इंक्लूडेड हैं, जैसे गवर्नेंस हो गया, हेल्थ हो गया, जेंडर हो गया, इक्वालिटी हो गया, जिसकी वजह से मेन फोकस डाइल्यूट हो जाता है एंड रिसोर्सेज स्ट्रेन होते हैं. सो दीज आर दी चैलेंजेस. अगर कंक्लूड करें तो द समिट मार्क्स अ स्ट्रैटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर इंडिया टू ट्रांसलेट एजेंडा सेटिंग इनटू सस्टेन्ड ग्लोबल leadership. So that was it. Next topic is India US defense ties. सो न्यूज़ में क्यों था ये? इंडिया एंड यूएस ने साइन किया है ए 10-year फ्रेमवर्क पैक्ट फॉर डिफेंस पार्टनरशिप. अब ये एग्रीमेंट से रिलेटेड, दिस एग्रीमेंट एज अ फॉलो अप टू अ सिमिलर 10-year फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो 2005 में साइन हुए थे, फिर 2015 में साइन हुए थे, तो उसी का रिवाइज्ड वर्जन है जो 2025 में साइन हुआ है. यूएस ने अप्रूव किया है सेल ऑफ जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशंस एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स टू इंडिया. तो ये इन सब के लिए यूएस ने अप्रूव किया है. अगर इंडिया यूएस का डिफेंस टाई सिस्टम देखें तो इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन शुरू हुआ था 1962 में सीनो इंडियन वॉर से, जब यूएस ने सप्लाई किया था इंडिया को अपने एयरक्राफ्ट, वेपन्स एंड ट्रेनिंग के थ्रू भी हेल्प की थी. नेक्स्ट इज डायलॉग मैकेनिज्म 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो को चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की तरफ से, एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड यूएन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस. सो अपेक्स डायलॉग होता है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. इसके अलावा डिफेंस पॉलिसी ग्रुप है, मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप है, डिफेंस जॉइंट वर्किंग कमेटी है जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम कोलैबोरेशन करते हैं. So looking at fundamental agreements, General Security of Military Information Agreement GSOMIA साइन हुई थी 2002 में. It allows for sharing of classified information by US government and firms with the Indian governments and state-owned enterprise. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में साइन हुआ था. ये दोनों कंट्रीज को इट मिलिटरली एक्सेस provides that two countries militarily access to each other's facilities for refueling and replenishing, कि दोनों countries एक दूसरे के resources यूज़ कर सकती हैं from time to time. Next is communication compatibility and security agreement जो 2008 में साइन हुआ था, जो अलाउ करता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डेटा एंड इक्विपमेंट. इसके अलावा बेसिक एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन एग्रीमेंट जो 2020 में साइन हुआ था, इट इनेबल्स बोथ द कंट्रीज टू शेयर द एडवांस्ड जियोस्पेटियल डेटा, सैटेलाइट डेटा जो लॉन्ग रेंज नेविगेशन या मिसाइल टारगेटिंग के लिए यूज होता है. सो दीज आर द फंडामेंटल एग्रीमेंट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज. नेक्स्ट इज डिफेंस ट्रेड. 2016 से यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर. अगर फेलिसिटेशन देखें ट्रेड का, इंडिया स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन STA1 स्टेटस 2018 में दिया था. इट इनेबल्स द फास्टर लाइसेंस फ्री एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ यूएस मिलिट्री एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी. इस स्टेटस के थ्रू इंडिया कैन यूज दोज टेक्नोलॉजी.
मेजर डिफेंस एक्विजिशंस क्या क्या है? इंडिया ऑपरेट्स यूएस ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स लाइक P-81, C-17, Apache, MH-60R, M777, Howitzers, etc. So these are the major defense equipments acquisitions जो इंडिया ऑपरेट करता है. नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड इंटरऑपरेबिलिटी. फर्स्ट है बायलेटरल एक्सरसाइज, जैसे युद्ध अभ्यास जो आर्मी करती है, वज्र प्रहार जो स्पेशल फोर्सेस करती हैं, कोप इंडिया एयरफोर्स की है, एंड टाइगर ट्रायम्फ इज ट्राई सर्विसेज. तो दीज आर दी बायलेटरल एक्सरसाइजेस. और मल्टीलेटरल में जैसे मलाबार हो गया जिसमें क्वाड कंट्रीज की नेवीज करती हैं, RIMPAC, रेड फ्लैग, दीज आर सम मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस. सो सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज का? फर्स्ट है स्ट्रैटेजिकली बैलेंसिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन. तो ये दोनों कंट्रीज में इट विल एनहेंस द कोऑपरेशन और इंडिया की एबिलिटी टू बैलेंस द चाइनाज असर्टिवनेस थ्रू डीपर मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कंबाइंड एक्सरसाइज. कि चाइना को काउंटर करने के लिए इट हैव द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. जैसे मलाबार एक्सरसाइज विद यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो हमने यहाँ देखी, क्वाड की कंट्रीज यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, क्वाड की कंट्रीज इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप. इंडिया को एक्सेस मिलेगा टू एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेंथन करेगा इसके डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को थ्रू को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. इट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट एम्बिशन. जैसे यूएस इमर्ज हुआ है अमंग इंडियाज टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट कस्टमर्स along with France and Armenia. Next is logistic and global reach. LEMOA agreements expanded India's operational footprint by ensuring that mutual access to facilities and support networks. Moving beyond economic and capability gains, डिफेंस ट्रेड एक्सीडिंग $20 बिलियन बूस्ट द जॉब, सप्लाई चेन इनहेंस होगी, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम अच्छा होगा, से मतलब म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों कंट्रीज को. डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड रशिया. यूएस डिफेंस टाइज हेल्प इंडिया टू रिड्यूस द हिस्टोरिकल ओवर डिपेंडेंस ऑन रशियन प्लेटफॉर्म एंड ब्रॉडन द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन. तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इंडिया मेजरली डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट लेता है रशिया से. तो ये एक नया पर्सपेक्टिव इसमें ऐड होगा, नई एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें ऐड होगी. तो दीज आर दी सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. की इरिटेंट्स क्या है इन इंडिया यूएस डिफेंस टाइज? फर्स्ट है की चैलेंजेस में, फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चैलेंज, कि इंडिया यूएस और रशिया दोनों के साथ काम कर रहा है. तो यूएस प्रेशर टू रिस्ट्रिक्ट रशियन ऑयल एंड आर्म्स परचेज क्रिएट दी फ्रिक्शन, कि दोनों कंट्रीज में टेंशन होने की वजह से इट कैन हैम्पर दी इंडियाज इंटरेस्ट ऑल्सो. नेक्स्ट है लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सेस. यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स ब्लॉक मेनी एडवांस कंट्रीज इवन आफ्टर जो स्टेटस मिला था STA1 स्टेटस, कि उसके बाद में भी यूएस tried to block the countries to transact with Russia. डिफरेंट रीजनल प्रायोरिटी, जैसे यूएस कंटिन्यूस सिक्योरिटी इंगेजमेंट विद पाकिस्तान जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है फॉर इंडिया. नेक्स्ट इज रशियन लेगेसी सिस्टम. इंडियाज लार्ज रशियन इन्वेंट्री मेक्स इंटरऑपरेबिलिटी विद यूएस प्लेटफॉर्म्स डिफिकल्ट, क्योंकि हम हिस्टोरिकली भी मेजरली वी आर डीलिंग विद रशियन एंड वी आर राइट नाउ वी हैव द रशियन इन्वेंट्री स्टॉक में भी जो है, तो इट कैन हैम्पर द यूएस इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज अनप्रेडिक्टेबल यूएस पॉलिटिक्स. यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड कांग्रेस कैन डिले और ब्लॉक की डिफेंस डील की, उनका इनस्टेबल या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट कैन बी questioned. Shifting great power equation. Any US-Russia throw or stronger Russia-China partnership can affect the India's defense policies. For example, Russia exploring new defense links with Pakistan. तो इससे इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज, अगर रशिया की बात करें, अगर हम रशिया के साथ टाई कर रहे हैं तो यूएस के साथ रिलेशंस अफेक्ट होने के चांसेस है. वही दूसरी तरफ अगर प्रोवाइडेड कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, वही दूसरी तरफ अगर रशिया ट्राई टू एस्टैब्लिश न्यू लिंक्स विद पाकिस्तान, तो इट कैन हैम्पर द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया एज वेल. सो टू कंक्लूड,
बाय डीपनिंग द को डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को ईज करके एंड अलाइनिंग द कोऑपरेशन विद इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया यूएस विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस सिस्टम, वो एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक, जिसके साथ साथ इट कैन ऑल्सो स्ट्रेंथन द इंडियाज लॉन्ग टर्म डिफेंस सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी रोल. So that was it about the topic of India-US defense ties. Next topic is India-Bhutan relations. Prime Minister paid a 2-day state visit to Bhutan at invitation of His Majesty the King of Bhutan. अब न्यूज़ में मेजरली विजिट किया था. अगर और न्यूज़ में देखें, द विजिट coincided with the Global Peace Prayer Festival, जो थिम्फू में होता है, which featured the exposition of the पिपरावा relics of Lord Buddha from India. और हाइलाइट्स क्या थी, ये लोकेशन दी हुई है भूटान, यहाँ पे आ जाता है डोकलाम प्लेट्यू, दिस इज नथुला पास, और मेजर जो है यहाँ से इंडिया की बाउंड्री टच हो रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है, दिस इज बांग्लादेश, यहाँ पे है थिम्फू जहाँ पे फेस्टिवल हुआ है. और हाइलाइट्स क्या थे, इनॉग्रेशन ऑफ, आई अपोलोजाइज इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली, दिस इज पुनाच शांगटू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन हुआ. इंडिया टू सपोर्ट ग्यालसुंग नेशनल सर्विस प्रोग्राम, जिस मैंडेटरी नेशनल सर्विस फॉर यूथ इन भूटान, कंपलसरी है सबके लिए, विद 200 करोड़ ग्रांट एंड 1500 करोड़ कंसेशनरी लोन. तो इंडिया सपोर्ट करेगा इस प्रोग्राम में भूटान को. एमओयू हुआ है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे लिंक इनकम्पासिंग दी कोकराझार एंड गेलेफू एंड बनारह टू सामसे रेल लिंक. तो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेलवे लिंक इस्टेब्लिश करने की बात हुई है, उसके लिए एमओयू साइन हुआ है. इंडिया टू अलॉट लैंड इन वाराणसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ भूटानीज टेम्पल और मोनेस्ट्री. तो वाराणसी में इसके लिए लैंड अलॉट की गई है. अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन हुई थी 1949 में, जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे. उसी का आर्टिकल 2 सिक्योरिटी क्लोज की बात करता है, जहां जो ये कहता है कि भूटान वॉज टू बी गाइडेड by India in external affairs. India provided arms, technology and military training to Bhutanese security personnel. उसी ट्रीटी का आर्टिकल 2 ये कहता है कि इंडिया सपोर्ट करेगा भूटान को इन एक्सटर्नल अफेयर्स. अगली 2007 में ट्रीटी रिवाइज हुई थी, 1949 वाली ट्रीटी, यही फ्रेंडशिप ऑफ कोऑपरेशन, रिमूव्ड द क्लोज रिक्वायरिंग भूटान टू सीक इंडियाज गाइडेंस इन एक्सटर्नल अफेयर इंश्योरिंग ग्रेटर इक्वालिटी. जब रिवीजन हुआ तब ये वाला सेकेंड आर्टिकल हटा दिया गया था. रिवाइज्ड, अब उसको रिमूव भी कर दिया इस क्लोज को कि विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज गाइडेंस. उसी आर्टिकल 2 को रिवाइज किया गया, दैट रिक्वायर्ड बोथ द नेशन टू कोऑपरेट क्लोजली, कि दोनों कोऑपरेट करेंगे, एंड प्रिवेंट यूज ऑफ देयर टेरिटरी फॉर एक्टिविटीज हार्मफुल फॉर ईच अदर्स, कि उन सारी एक्टिविटीज से प्रिवेंट बचा जाएगा, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होगी उनकी टेरिटरी में जो दूसरी कंट्री को अफेक्ट करे. अगर सिग्निफिकेंस देखें फॉर इंडिया, इट इज अ स्ट्रैटेजिक बफर एंड सिक्योरिटीज पर्सपेक्टिव. भूटान जिसकी जो लोकेशन है, ये एक बफर स्टेट एक्ट, एज अ बफर स्टेट एक्ट करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना. जैसे भूटान वेस्टर्न बॉर्डर, जो हमने डोकलाम प्लेट्यू भी हमने यहाँ देखा था, तो ये वाला रीजन भूटान वेस्टर्न बॉर्डर जहाँ पे डोकलाम भी लाई करता है, इज अ वाइटल टू इंश्योर दैट सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक कॉरिडोर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी. भूटान डिपेंड है इंडिया पे फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो मेजरली देयर आर 5 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, जो जिसकी टोटल कैपेसिटी है 2986 मेगावाट. अब ये सारे उसमें प्लेसेस के नाम है जहाँ पे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, प्रोजेक्ट्स हैं. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्सेस. भूटान रिमेन्स इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर एंड मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ भीम यूपीआई एंड रुपे कार्ड. तो भूटान पहली कंट्री है जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है फॉर इट्स क्यूआर डिप्लॉयमेंट, और रुपे कार्ड जो है वो फुल्ली इंटरऑपरेबल है. ये तो हो गया इंडिया का पर्सपेक्टिव. अगर हम देखें भूटान के पर्सपेक्टिव से, फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
इंडिया इज भूटान्स प्रिंसिपल डेवलपमेंट पार्टनर, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलप assisting its socio-economic developments since first 5-year plan in 1961. For 12th 5-year plan, India's contribution, उनके 12th 5-year plan के अकॉर्डिंग उसमें से टोटल में से 73% ऑफ कंट्रीब्यूशन वॉज फ्रॉम इंडिया। जो उनके टोटल एक्सटर्नल ग्रांट कंपोनेंट जो था उसमें 73% था इंडिया का शेयर। नेक्स्ट इज रेवेन्यू जनरेशन, 40% ऑफ भूटान रेवेन्यू एंड 25% ऑफ इस जीडीपी इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसकी वजह से जनरेट होता है। नेक्स्ट इज टैकलिंग लैंडलॉक्ड नेचर, द 2016 ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट इसने इस्टेब्लिश किया था फ्री ट्रेड रिजीम और एंड प्रोवाइडेड भूटान ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स टू और फ्रॉम द थर्ड कंट्रीज। तो ये लैंडलॉक नेचर होने की वजह से भी इंडिया के भूटान के लिए प्रोमिनेंट हो जाता है इंडिया। Next is financial stability. India provides crucial RBI financing facilities, including 500 crore currency swap facility and multiple standby credit facilities. अभी जैसे इसमें भी हमने देखा कि एक लोन की बात की गई है, दूसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इंडिया की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं भूटान के लिए फॉर विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, या एजुकेशन में भी जो मेजरली स्कॉलरशिप पे फोकस करता है, जैसे अम्बेसडर स्कॉलरशिप, नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप एंड अप्रोक्सीमेटली 325 एनुअल ITEC ट्रेनिंग स्लॉट फॉर द प्रोफेशनल। उसके अलावा आते हैं दो मेन सेक्टर, स्पेस कोलैबोरेशन एंड डिफेंस कोलैबोरेशन। स्पेस के रिस्पेक्ट में इंडिया भूटान SAT डेवलप किया गया था 2022 में, और डिफेंस में द इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो ट्रेन करती है भूटान के सिक्योरिटी पर्सोनल को। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया भूटान रिलेशंस? फर्स्ट इज जियोपॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम चाइना. China is making concerted efforts to establish the formal diplomatic and economic ties. China try करता है ये relations establish करने का with भूटान, और प्रेशराइज करता है for finalize the border demarcation. China's road and railway extension in Tibet are the beginning to erode the India's geographic advantage. तो चाइना की वजह से द प्रेशर क्रिएटेड फ्रॉम चाइना, जिससे जो एक चैलेंज क्रिएट करता है फॉर इंडिया. नेक्स्ट है द डोकलाम डिलेमा. चाइनाज लॉन्ग स्टैंडिंग पैकेज डील offered to settle the border dispute by ceding the control of strategically critical Doklam Plateau remains a security concern for India. अब ये उसी चिकन नेक्स कॉरिडोर के आसपास पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से इंडिया के लिए इट कैन एक्ट एज अ challenge. Next is economic perception. Some Bhutanese perceive that India's dominance as exploitative. Critics point out that India's aid often create the jobless growth and much of its aid flow back to Indian कंपनीज. तो ये वहाँ का पर्सपेक्टिव है कि जो ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ रहे हैं, बट इज एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर. और इसको कैसे डिनोट करते हैं? विद द जॉबलेस ग्रोथ, कि जो भी पैसा आता है वो इनडायरेक्टली वापस चला जाता है इंडियन कंपनीज के पास. Next is hydropower financing terms. There is a growing domestic criticism regarding India's shifting finance model for hydro projects. Historically पहले होता था ग्रांट लोन कंपनसेट वो 60:40 की रेशियो में डिवाइडेड था, बट this has recently reversed with loans often at high interest rate comprising 60 to 70% of financial support, raising the questions about India's मोटिव. कि पहले जो ग्रांट और लोन का जो कंपनसेशन था इट वाज अराउंड 60-40. 60% यूज टू बी ग्रांट होती थी और 40% जो होता था वो लोन होता था. अब इंक्रीज हो गया ये प्रपोर्शन विद द लोन्स वाज अबाउट 60 to 70%, और जिसपे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इंडिया का मोटिव क्वेश्चनेबल है. That was the significance for Bhutan. Now to conclude, there is a unique partnership founded on the shared spiritual heritage because of Buddhism and deep mutual trust. हिस्टोरिकली सीमेंटेड 1949 में शुरू हुआ था विद ट्रीटी, जो रिवाइज हुई 2007 में. रीसेंट विजिट डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडियाज कमिटमेंट टू रिमेनिंग ए स्टेडफास्ट एंड सब्सटेंटिव पार्टनर थ्रू फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड क्रूशियल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. So that was about India-Bhutan relationship. Next is UN 80 Initiative Action Plan.
न्यूज़ में क्यों था? यूनाइटेड नेशन रिसेंटली प्रेजेंटेड द यूएन 80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान, अ कोऑर्डिनेटेड रोडमैप टू कैरी आउट सिस्टम वाइड रिफॉर्म्स। अब इस इनिशिएटिव के बारे में देख लें। इट इज़ एन एम्बिशियस सिस्टम वाइड रिफॉर्म एफर्ट्स जो लॉन्च हुआ था मार्च 2025 में, जो सेलिब्रेट करता है 80th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक द यूएन मोर एजाइल, इंटीग्रेटेड, एफिशिएंट एंड इम्पैक्टफुल विथ स्पेशली अमिड श्रिंकिंग रिसोर्सेज। तो उनको इसको मोर ज़्यादा एजाइल, इंटीग्रेटेड, एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल बनाना ही इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके 3 मेन वर्क स्ट्रीम्स हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द एफिशिएंसीज एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द वे ऑफ यूएन वर्क। फर्स्ट, ये एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट देखेगा जिस तरह से यूएन वर्क करता है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेट्स को रिव्यू करना टू रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर स्टेट, और ये फीडबैक्स मेंबर स्टेट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड मेन स्ट्रीम इज एग्जामिनिंग द पॉसिबल स्ट्रक्चरल चेंज एंड प्रोग्राम्स रीअलाइनमेंट विद यूएन सिस्टम, कि पहले आइडेंटिफाई की, उसके बाद रिव्यू किया इम्प्लीमेंटेशन को, और एग्जामिन किया कि अगर कुछ इफ देयर आर एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड तो उनको रीअलाइन करना प्रोग्राम्स के साथ। सो दीज आर द 3 मेन वर्क स्ट्रीम्स। नेक्स्ट इज टाइमलाइन असाइन जो की गई थी नवंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक इन 3 वर्क स्ट्रीम्स के लिए, कि रिफॉर्म एरियाज क्या है। फर्स्ट है पीस एंड सिक्योरिटी, न्यू मॉडल्स फॉर पीस ऑपरेशन जिससे डेलीगेट टास्क ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकेंगे। ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स फॉर सिंपलर इमरजेंसी प्लान एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। डेवलपमेंट सिस्टम की बात करता है रिकन्फिगरेशन ऑफ यूएन कंट्री टीम्स एंड रीजनल स्ट्रक्चर फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इंस्टीट्यूशनल मर्जर्स, assessing the possible mergers of entities with overlapping work for greater coherence and saving. For example, United Nation Development Program and United Nation Office for Project Services. तो mergers की बात हुई है. Next is operational enablers like common data, shared technology platforms, unified supply chains and simplified training systems. सो दैट वॉज अबाउट द टॉप इनिशिएटिव। अब ज़रूरत क्या है यूएन में रिफॉर्म की? फर्स्ट जो रीज़न है दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। ये आउटडेटेड रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। अब यूएनएससी में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जियोपॉलिटिक्स वाले जो मेजर प्लेयर्स थे दे आर मेंबर्स। ये 21st सेंचुरी की रियलिटीज से बहुत अलग है। जैसे परमानेंट सीट ना होना इंडिया के लिए, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। नेक्स्ट है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड ग्लोबल ट्रस्ट, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, डेडलॉक, सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड परसीव्ड अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ नेशन, जिसकी वजह से ट्रस्ट इरोड हो गया है यूएन अथॉरिटी से। जैसे यूएन ने एक डेडलॉक क्रिएट हो गया जब रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में भी कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पाए हैं कोई, ड्यू टू क्योंकि इसमें वीटो पावर होने के बाद भी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आ पाया, चाहे वो रशिया यूक्रेन का केस हो या इसराइल पैलेस्टीन का केस हो। ये तो हो गए स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसके अलावा है ग्लोबल चैलेंजेस। UN lacks the specialized bodies and adequate resources to respond effectively to new issues like ये साइबर सिक्योरिटी का अगर इशू होंगे तो उस पर कैसे उनको कैसे वर्कआउट किया जाएगा, उनसे कैसे डील किया जाएगा। AI से रिलेटेड होंगे तो उनके लिए कोई एडिक्वेट या इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं है। नेक्स्ट इज मैंडेट ओवरलैप, 40,000 प्लस मैंडेट्स ओवरवेलम दिस सिस्टम क्रिएटिंग डुप्लीकेशन एंड इनएफिशिएंट रिसोर्स use. So this is governance challenge. Next is institutional challenge. रिसोर्सेज कंस्टेंट है, जैसे हमने अभी देखा कि अगर नए इश्यूज हैं जो रिलेटेड विद साइबर सिक्योरिटी या एआई, तो उनसे डील करने के लिए वी डोंट UN does not have the resources. System resources are estimated to fall 25% in 2026 as compared to 24, और 80% ऑफ यूएन फंड जो आता है वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से आता है। आउटडेटेड सिस्टम, पुअर डिजिटल ट्रैकिंग एंड मैनुअल प्रोसेस है, जिसकी वजह से सारा मैंडेट का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, मेजर मल्टीपल एंटिटीज ऑपरेट इन द सेम थीमेटिक स्पेस इंक्रीजिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कंट्रीज एंड पार्टनर्स, सो देयर इज अ नीड फॉर डिजिटलाइजेशन। Next is ambition resource mismatch. Member state assign more tasks than UN has the capacity or funds to execute, कि उसके पास टास्क ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है। अब
ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। 1945 में बनी थी बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वो साइंड इन सैन फ्रांसिस्को। 1945 में बनी थी। 193 कंट्रीज है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप by a decision of General Assembly upon the recommendation of Security Council. Security Council recommend करता है, उसमें फाइनल डिसीजन लेती है जनरल असेंबली, उसके बाद कोई भी कंट्री मेंबर बन सकती है। चार्टर प्रिंसिपल: इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सोवरेन इक्वालिटी, कोऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये कुछ मेन ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सारे यूएन मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं। All the members has equal vote, elect the non-permanent UNSC members. Next है सिक्योरिटी काउंसिल, 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास वीटो पावर है और 10 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। दे मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसमें 54 मेंबर्स हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल वर्क। नेक्स्ट इज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएन का जुडिशियल ऑर्गन है जो सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, 1994 से ये इनएक्टिव है। सेक्रेटेरिएट है हेडेड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोऑर्डिनेशन विंग। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो किसी न किसी एग्रीमेंट के थ्रू यूएन से लिंक्ड हैं। देर आर 15 ऑर्गेनाइजेशन एज जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, IFAD, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मॉनिटरी फंड, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, यूनेस्को, UNIDO, UN टूरिज्म, UPU, WHO, WIPO, WMO एंड वर्ल्ड बैंक। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो एसोसिएटेड हैं यूएन से, बट दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस एजेंसीज। फंड्स एंड प्रोग्राम्स: यूनिसेफ, UNDP, UNEP, UN हैबिटेट एक्सेट्रा, ये कुछ की प्रोग्राम्स है यूएन के। सो टू कंक्लूड, जो रिफॉर्म्स प्लान की गई हैं विल स्ट्रेंथन द यूएन एबिलिटी, जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिवली ग्लोबल क्राइसिस को डील कर सकता है विद मल्टीपल गवर्नेंस मॉडल्स, जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा और कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। दे ऑल्सो they also reinforce the UN development system, enabling more effective delivery of sustainable development goals. So इस सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे IR सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट्स सेक्शन। सो फर्स्ट न्यूज़ है ईस्ट एशिया समिट EAS। 20th ईस्ट एशिया समिट ने अडॉप्ट किया है कोला लम्फो डिक्लेरेशन ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इम्प्लीमेंट करेगा जॉइंट प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को अंडर दिस समिट। प्लान ऑफ एक्शन जो 2024 से 2028 तक चलेगा, अलाइंड विद आसियान 2045 ऑब्जेक्टिव जो है आवर शेयर्ड फ्यूचर विजन। समिट के बारे में देख लेते हैं। इट्स अ लीडर लेड फोरम फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, जो प्रमोट करता है पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन ईस्ट एशिया। 2005 में बना था एंड फर्स्ट समिट हुई थी मलेशिया में। इट इज़ एन एनुअल मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ की, जो भी कंट्रीज़ की मेंबर है, पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, उसके हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर्स कौन है? आसियान मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड US एंड रशिया। नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, APEC। APEC सबमिट हुई थी रिसेंटली इन द साउथ कोरियन सिटी ऑफ ग्योंजू। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में। 1989 में बना था। 21 इकोनॉमीज़ हैं जो मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, मेजर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिले, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको एंड यूनाइटेड नेशन। पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, इट हैज़ द ऑब्जर्वर स्टेटस टू APEC। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू बिल्ड द डायनामिक एंड हारमोनियस एशिया पैसिफिक कम्युनिटी बाय चैम्पियनिंग द फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन को। तो रिसेंट समिट कहाँ हुई है? साउथ कोरिया में हुई है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, इट हैज़ द ऑब्जर्वर स्टेटस। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ACITI। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ने अनाउंस किया है न्यू ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट इन जोहान्सबर्ग।
अब इस पार्टनरशिप के बारे में देख लेते हैं। पर्पस क्या है? टू इन्हेंस द कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन डोमेन। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर पे बात करें, की फोकस एरियाज क्या है? जैसे क्लीन एनर्जी, डाइवर्सिफाइड एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल मिनरल्स, और ये एक्सप्लोर करेगा वेज जिसके थ्रू एआई डेवलपमेंट हो सके और उसके मास अडॉप्शन हो सके इसका, एंड टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ देयर सिटीजन्स। Next is World Artificial Intelligence Cooperation Organization. Recently, APEC in Asia Pacific Economic Corridor met in South India. China pushed for a global body जिसका नाम होगा वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो AI के नॉर्म्स को गवर्न करेगा। तो ये WAICO क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है शेपिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड कोऑपरेशन। ये इनकॉर्पोरेट करता है प्रिंसिपल्स फ्रॉम चाइनाज 2023 ग्लोबल AI गवर्नेंस इनिशिएटिव, जो 23 में शुरू किया था चाइना ने ये, with a focus on human-centric design, data sovereignty and algorithmic transparency. 2025 में अनाउंस की गई ड्यूरिंग वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शंघाई में। पर्पस क्या है? टू री इमेजिनिंग द इंटरनेशनल आर्किटेक्चर ऑफ AI गवर्नेंस। मेजरली AI गवर्नेंस की बात हो रही है। पोजीशन चाइना एज एन अल्टरनेटिव टू USA, एक्सर्ट्स द चाइनाज सॉफ्ट पावर। तो ग्लोबली AI गवर्नेंस सिस्टम की बात हो रही है, उन नॉर्म्स को डिसाइड करने की बात हो रही है जिनके थ्रू AI रन करेगा वाइल मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी, मेंटेनिंग द डेटा सोवरेनिटी। नेक्स्ट इज अब्राहम अकॉर्ड्स। यूएस के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है दैट कजाकिस्तान वुड बी अ पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। अब अब्राहम अकॉर्ड क्या है? इसका पर्पस था डिफ्यूज द टेंशन इन मिडल ईस्ट जिस बाय normalizing the relation between Israel and so-called moderate Arab states to ensure the formal diplomatic, trade and security ties between these states and Israel. तो बेसिकली इसराइल की अरब स्टेट्स के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की बात हो रही है और उसी को अब्राहम अकॉर्ड बोला गया है। इट्स नेम्ड आफ्टर द बाइब्लिकल अब्राहम, कंसीडर्ड बाय बोथ, जिसको ज्यूज भी मानते हैं और अरब भी मानते हैं एज देयर कॉमन एंसेस्टर, और उनको डिनोट किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ ब्रदरहुड। तो इसलिए इस अकॉर्ड का नाम रखा गया अब्राहम अकॉर्ड, जो नॉर्मलाइज करेगा रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज। इनिशियली 2020 में साइन हुआ था बिटवीन इजराइल एंड यूएई, इजराइल विद यूएई, बहरेन एंड मोरक्को। नेक्स्ट इज वाटर कन्वेंशन। बांग्लादेश फर्स्ट कंट्री बना है इन साउथ एशिया जिसने ज्वाइन किया है UN कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, जिसको हम वाटर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। अब इस कन्वेंशन के बारे में 1992 में अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में आया था 1996 में। लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज। It requires parties to prevent, control and reduce the transboundary impact. मेजर इज फर्स्ट, बांग्लादेश बन गया है फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया है। 1992 में बनी थी, 1996 में फोर्स में आई थी। की पॉइंट इज दैट इट इज लीगली बाइंडिंग इन नेचर। ये इंश्योर करता है रीजनेबल, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ शेयर्ड वाटर्स एंड इट मैंडेट्स द कोऑपरेशन थ्रू एग्रीमेंट्स एंड जॉइंट बॉडीज अमंग द राइपेरियन स्टेट्स। Next is Anagada Passage. Fighter jets and guided missile destroyer transited the Anagada Passage as a part of USA's Operation Southern Spear against the narco-terrorism in the Caribbean. अब इस पैसेज के बारे में देख लेते हैं। है कहाँ? लोकेटेड इन द चैनल ऑफ वेस्ट इंडीज, जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन विद द कैरिबियन सी। इसके अलावा ये सेपरेट करता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जो वेस्ट में है एंड द लीवर्ड आइलैंड्स जो साउथ ईस्ट में है। तो ये मार्क्स अ बाउंड्री बिटवीन देम। इट इज़ वन ऑफ द टू पासेस थ्रू विच सब सरफेस वाटर एंटर्स द कैरिबियन, अदर बीइंग द विंडवर्ड साइड। तो इसके थ्रू ही ये कैरिबियन में वाटर एंटर करता है। सो एनागाडा पैसेज मेजरली किसके लिए न्यूज़ में था कि फाइटर जेट्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ट्रांजिट किया था इस पैसेज को एज अ पार्ट ऑफ यूएसएस ऑपरेशन सदर्न स्पीयर ऑपरेशन टू अगेन काउंटर द नार्को टेररिज्म इन कैरिबियन। लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ है और
मेनली अगर कोई जियोग्राफिकल पोजीशन आ रही है किसी की पॉइंट से रिलेटेड, किसी के बीच में बाउंड्री बन रहा है या कोई एक की एस्पेक्ट आ रहा है, तो दैट शुड बी अवेयर्ड ऑफ. सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ इन शॉर्ट. नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे इकोनॉमी सेक्शन. सो तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन योर सजेशन. You can share the channel and the playlist with your circle. See you in the next video. Till then, take care.